बजाज ने कम्प्लीटली केटीएम को एक्वायर कर लिया है। हाँ, वही केटीएम ऑरेंज बाइक वाली जिसको कि इंडिया में छपरियों के साथ में भी रिलेट करते हैं। अब ये डील करीबन 7,700 करोड़ रुपए में हुई है एंड बजाज के पास अब पियरर मोबिलिटी ग्रुप के 74.9% कंट्रोलिंग स्टेक्स है, जिसके साथ ही अब बजाज के पास में पियरर मोबिलिटी एजी ग्रुप की डिसीजन मेकिंग पावर अब बजाज के पास आ चुकी है। अब देखो, ये बात सिर्फ इस डील की नहीं है, इससे पहले भी केटीएम ग्रुप के साथ में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से आज वो यहाँ पर खड़े हैं कि बजाज को उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, करीबन 7,700 करोड़ रुपए। अब देखो, इस पूरे सिनेरियो में मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगा अभी, बट उससे पहले केटीएम और बजाज का जो रिलेशन है वो सिर्फ अभी नहीं बना है, वो काफी लंबे टाइम से बनता हुआ है। करीबन 2007 के आसपास में केटीएम एंड बजाज पहली बार एक पार्टनरशिप में आए थे एंड इंडिया के अंदर और आसपास के देशों के अंदर में बाइक्स को बेचना शुरू किया था, जहां पर इंडिया में उन्होंने अपना एक बेस सेटअप किया था। अब इस पार्टनरशिप के अलावा इसी बीच में केटीएम ने कई सारी कंपनियों को एक्वायर भी किया था और उसके बाद में आने वाले टाइम में केटीएम ने इंसॉल्वेंसी भी अनाउंस की थी क्योंकि वो डेब्ट रीपे नहीं कर पा रहे थे। उसके पीछे भी कई सारे रीजंस रहे हैं, तो चलो एक एक रीजन को डिकोड करते हैं एंड साथ में मैं अपने पॉइंट्स भी शेयर करता रहूंगा। बट उससे पहले डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एआरडी व्हील्स, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो प्लीज सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार मेन कॉन्टेक्स्ट की बात करने से पहले केटीएम की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री को जान लेते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए कि केटीएम किन किन उतार चढ़ाव से होकर के बाहर निकली है। देखो, केटीएम एक ऑस्ट्रियन कंपनी है जो कि एक यूरोपियन कंट्री है एंड 1934 में ड्रंकन-पोल्स ने इसकी स्टार्टिंग की थी मेटिकोफेन शहर में। अब इनिशियल ईयर्स में कंपनी ने डीकेडब्ल्यू मोटरसाइकिल्स एंड ओपेल कार्स को बेचा, जो कि दोनों ही जर्मन कंपनीज है, और ये करके इतना पैसा जोड़ दिया था कि वो एक बाइक पर काम करना स्टार्ट कर सके। 1951 में पहला मोटरसाइकिल का प्रोटोटाइप बनाया गया R100 और इस प्रोटोटाइप के सारे पार्ट्स को ड्रैगन-पोल्स ने अपने घर में बनाया था, एक्सेप्ट द रोटेक्स इंजन जो कि लिया था फिचरलैंड सेक्स से। अब इसके बाद कहानी में सेकंड पार्टनर की एंट्री होती है, अर्नस्ट क्रोनरेफ, जो कि एक बिजनेसमैन था और इसने केटीएम के अंदर में एक मेजर स्टेक होल्ड किया। फिर इसके बाद में 3 बैक टू बैक लॉन्चेस किए, 1954 में R125 टूरिस्ट एंड ग्रैंड टूरिस्ट और उसके बाद में एक स्कूटर। इन्हीं नए लॉन्चेस के चलते हुए कंपनी ने अपना पहला रेसिंग टाइटल भी सिक्योर किया 1954 में, ऑस्ट्रियन 125cc नेशनल चैंपियनशिप। अब यहाँ तक केटीएम जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, आगे आने वाला फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा था, बट सडनली दोनों के दोनों पार्टनर्स की डेथ हो जाती है एंड फिर एकदम से ड्रैगन-पोल्स के बेटे को कमान संभालनी पड़ती है केटीएम की। 1980s तक आते आते केटीएम ने रेवेन्यू के मामले में $750 मिलियन को रीच कर लिया था, जिसमें से 76% रेवेन्यू उनका इंटरनेशनल बिजनेस से आता था टोटल टर्नओवर का। अब इसके बाद सडनली फिर वही रिपीट होता है और 1989 में एरिक ड्रैगन-पोल्स की भी डेथ हो जाती है। अब ये वो समय आ चुका था केटीएम के लिए जहां से उसके हालात बिगड़ने स्टार्ट हो गए थे। अब इसके बाद में 51% केटीएम का टेक ओवर करती है ऑस्ट्रियन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि फेल्ड हो जाती है लॉसेस को रिकवर करने में और वो लोन्स को रीपे नहीं कर पाती, जिसके बाद में जस्ट 2 साल बाद ही 1991 में मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिटर बैंक्स को। अब बैंक्स जो है वो केटीएम के अलग अलग डिविजन्स को 4 हिस्सों में अलग करके लोगों को बेच देते हैं, जिसमें कि बाइक्स वाले हिस्से को खरीदते हैं स्टीफन पियरर, और फिर उसके बाद में ही हमें पॉपुलर ड्यूक सीरीज देखने को मिलती है 1994 में। अब केटीएम और बजाज के रिलेशन स्टार्ट होता है साल 2007 में, जब बजाज केटीएम के 14.5% स्टेक्स को एक्वायर करती है। अब ऐसी सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि जब कंपनी को स्टीफन पियरर ने एक्वायर किया था तो उसके बाद में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जिसकी वजह से बाद में फाइनेंशियल ट्रबल आई एंड जब केटीएम ने अपॉर्चुनिटीज को देखना स्टार्ट किया तो बजाज के साथ में टाई अप करना एक बेटर ऑप्शन दिखा। सिमिलरली बजाज को भी एक बेटर ऑप्शन दिखा इस डील में। अब बजाज जो है वो यूरोपियन मार्केट में एंट्री करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रही थी जो कि उनको केटीएम के अंदर दिखी। सिमिलरली केटीएम जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के पास में एक ऐसे बेस की तलाश में थे जहां पर वो अपनी बाइक्स को बना सके और वहां से सभी कंट्रीज के अंदर बेच सके। तो यहाँ पर दोनों ब्रांड्स का इस डील के अंदर फायदा था और पोटेंशियल जो है वो दोनों साइड में था। अब बजाज ने ग्रेजुअली अपने स्टेक को 48% तक बढ़ा दिया केटीएम एजी में एंड बजाज का जो चाकन वाला प्लांट है इंडिया में, वो केटीएम की बाइक्स को बनाने का एक प्रोडक्शन हब बना, जहां पर 125cc से लेकर के 400cc तक की बाइक्स बनती थी और आसपास की सभी कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट भी होती थी। अब केटीएम इसी बीच में ना इंडिया के अंदर में भी साल 2012 में अपनी ड्यूक सीरीज और साल 2014 में आरसी सीरीज वाली बाइक्स को लॉन्च करता है, जो कि आप सभी को पता है काफी पॉपुलर हुई थी। पॉपुलैरिटी के स्केल को अगर मैं डिफाइन करूं तो जहां साल 2013 में अप्रोक्सीमेटली 7,400 बाइक्स बिकी थी, वही साल 2024 में अप्रोक्सीमेटली 64,800 बाइक बिकी है, जो कि 7 से 8 गुना ज्यादा है। अब ये सभी सेल्स नंबर सिर्फ बजाज की ओनरशिप के अंडर ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि इसी बीच में केटीएम की ग्लोबल सेल्स जो है वो काफी ऊपर नीचे गई है और इसी बीच में केटीएम ने इंसॉल्वेंसी भी अनाउंस की थी। क्यों
क्योंकि उनके पास में जो स्टॉक था और जो उनकी डिमांड थी मार्केट में वो मैच नहीं करनी थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफी ज्यादा डेट क्रिएट हो गया था और उनके पास पैसे नहीं थे रीपे करने के। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि बजाज जो है वो केटीएम को केटीएम से बेहतर रन कर सकता है, क्योंकि बजाज की जो कोर स्ट्रेटजीज है, प्रोडक्शन प्लानिंग है एंड एज वेल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, वो केटीएम से ज्यादा बेहतर है। इसीलिए अभी तक भी केटीएम इंडिया जो है वो प्रॉफिटेबल है। अब ये चीज जो है वो बजाज भी अंडरस्टैंड कर चुका था, इसीलिए साल 2021 में बजाज ने अपने 46.5% स्टेक्स जो कि केटीएम एजी में थे उसको स्वैप कर लिया था टू 49.9 स्टेक्स इन पेरेंट कंपनी पीटीडब्ल्यू एजी, जो कि मल्टीपल ब्रांड्स को होल्ड करती है जैसे कि हुस्कवर्ना, गैस एंड रेमोन। अब एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर बात करना जरूरी है। कोविड-19 के बाद से ही अब एक साइड में केटीएम की अनसोल्ड इन्वेंट्री जो उनके सर का दर्द बन रही थी, वहीं पर दूसरी साइड ने केटीएम ने फेल्ट बाइसिकल्स को खरीद लिया ताकि वो एक्सपेंड कर सके ई बाइक एंड ट्रेडिशनल बाइसिकल्स में, क्योंकि कोविड के बाद ही इनकी सेल्स में एकदम से जंप आया था और ये मूव केटीएम की बहुत गलत गई और उनके ऊपर एक भारी डेट पाइलअप हो गया। इसके अलावा कंपनी ने एक और डिसीजन लिया था जिसकी वजह से काफी ज्यादा एक्सपेंस हुआ था और उसके बाद में वो डेट में क्रिएट हो गया था। नवंबर 2022 में केटीएम ने एमवी ऑगस्टा के 25.1% स्टेक्स को एक्वायर किया था, जिसको कि बाद में बढ़ा करके 50.1 कर दिया था लेट 2023 में। अब एक साइड में जो केटीएम का स्टॉक पाइलअप हुआ था और दूसरी साइड में ऐसे बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो कि बाद में डेट में क्रिएट हो गए, ये एक मेन रीजन रहा जिसकी वजह से केटीएम ने इंसॉल्वेंसी अनाउंस की थी। अब इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए और जो केटीएम के साथ में बजाज ने काम किया है और उसको प्रॉफिटेबल बनाया है इंडिया के अंदर में, बजाज ने 7,700 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया केटीएम में। मतलब कि 100% डिसीजन अब जो है बजाज के हाथ में केटीएम का। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में केटीएम हमें किस तरीके से दिखेगी। तो अब जैसे ही बजाज की मनी इन्फ्यूज करने की डील क्लोज हुई है, उसके बाद में बजाज का पहला फोकस है कि जो प्रोडक्शन होल्ड हो रखी है बड़े मॉडल्स की 790, 890, 1290 वाली सीरीज की, उन सभी को स्टार्ट करना है और उसके बाद में 3 मेन एस्पेक्ट के ऊपर काम करना है। सबसे पहले तो बजाज ने कंपनी का नेम चेंज किया। पियरर बजाज एजी इज नाउ बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग एजी एंड पियरर मोबिलिटी एजी इज नाउ बजाज मोबिलिटी एजी। इसके बाद में बजाज का प्लान है बोर्ड में मेजर रिस्ट्रक्चरिंग करने का, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। अब चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, R&D या फिर मार्केटिंग। ऑन दी अदर हैंड बजाज का प्लान है कि वो प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा अपने चाकन वाले प्लांट में शिफ्ट करेंगे। मोस्टली अभी तक सब 400 सीसी वाली कैटेगरी की जो बाइक्स है वो वहीं पर बन रही है, बट आने वाले टाइम में जो हायर डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक है 790, 890, 1290 वो भी इंडिया के अंदर ही बनेगी, जिसकी वजह से क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और साथ ही साथ में वो कॉस्ट भी रिड्यूस करेगा। इन सभी के अलावा केटीएम को अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि बजाज अब उस कंपनी की रिपोर्ट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिखाएगा, जिसकी वजह से उनको डायरेक्ट विजिबिलिटी एंड कंट्रोल भी मिलेगा परफॉर्मेंस पे। एंड एट द लास्ट बजाज का फोकस इस चीज पर भी है कि जो बाइक्स थी पाइपलाइन में आने वाली 990, 3090 जिनका जो है लॉन्च डिले हो गया था 2026 तक बिकॉज ऑफ ऑल दिस फाइनेंशियल क्राइसिस, बजाज उनके ऊपर भी काम कर रहा है एंड जल्द ही उन नई बाइक्स को भी मार्केट में लॉन्च करेगा। तो चलो अब वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं पूरा। नो डाउट बजाज के पास में काफी अच्छी एक कोर स्ट्रेटेजिक टीम है जिसको पता है किन एस्पेक्ट के ऊपर काम करके एक कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है, क्योंकि इंडिया में जितनी प्रॉफिटेबल कंपनी बजाज है, साथ ही साथ में दूसरी मार्केट्स में जहां जहां प्रेजेंट है वहां पर भी बजाज प्रॉफिटेबल है। इवन की केटीएम को भी इंडिया के अंदर बजाज ने प्रॉफिटेबल बनाया है, तो उनको पता है कि केटीएम को किस तरीके से रन करना है। अब फर्क सिर्फ यहाँ पर इतना है कि बजाज कितनी जल्दी उन लूप होल्स को फाइंड आउट करेगा केटीएम में, जिसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स आई है। क्योंकि केटीएम की बाइक्स में अगर दम नहीं होता तो वो कभी भी नहीं चलती, और केटीएम की एक लेगेसी भी है काफी लंबे टाइम से, और केटीएम एक रेसिंग बाइक के नाम से जानी जाती है, तो उनकी एक अपने आप में कल्ट फैन फॉलोइंग भी है। तो केटीएम एक अच्छी डील है जो कि बजाज ने एक्वायर की है। अब आने वाला टाइम देखना है कि बजाज उसको किस स्पीड से ग्रो करेगा। ग्रो होगी वो मुझे पता है, बट किस स्पीड से ग्रो होगी वो देखना बाकी है। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस पूरी की पूरी डील को लेकर के कमेंट्स में शेयर जरूर कीजिए। बाकी सब्सक्राइब टू ARD व्हील्स अगर ऐसा ही कंटेंट आपको पसंद है तो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।